नमस्कार बच्चों, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था थॉमस हॉब्स जो कि समझौतावादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। हमने थॉमस हॉब्स के जीवनी पढ़ी, उसके विचारों का अध्ययन किया। हमारा समझौतावादी या यूं कह सकते हो समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों में से कौन कौन से थे? हॉब्स, लॉक और रूसो। तीनों को समझौतावादी या संहितावादी विचारक के रूप में जाना जाता है। उसमें से हमने हमारा टॉपिक चल रहा था थॉमस हॉब्स। हॉब्स की हमने जीवनी पढ़ी, ठीक है। और हॉब्स के मानव स्वभाव के बारे में पढ़ा। मानव स्वभाव यानी किन परिस्थितियों से प्रभावित होकर उसके मानव स्वभाव संबंधी विचार ऐसे हुए, क्योंकि थॉमस हॉब्स के समय यानी ऐसी परिस्थितियां थी, राजनीति भ्रष्ट थी, राजनीति में बुराइयां व्याप्त थी। और क्या है, उस समय क्या था, कुछ राजतंत्र, फिर गणतंत्र और राजतंत्र, इस तरह का दौर रहा। और इस दौर के दौरान यानी थॉमस हॉब्स ने खुद कहा कि मेरी माता ने यानी आयुर्वेदा में मुझे तथा वह को यानी जन्म दिया। इस प्रकार उसने क्या कहा कि मानव स्वभाव क्या है, दरिद्र है, गंदा है, बर्बर है, और क्या है, वह निरंतर लड़ता झगड़ता रहता है और अपने हित के बारे में ही सोचता है, दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचता। यानी मानव स्वभाव कैसा है, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, यानी प्राकृतिक अवस्था में हमने पढ़ा यानी मनुष्य को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, यानी क्या था, मत्स्य न्याय की स्थिति थी। मत्स्य न्याय यानी मत्स्य न्याय क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि क्या है, मारकाट का बोलबाला था। और क्या है, मनुष्य निरंतर लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसके पास शक्तियां थी वो ही अपने अधिकारों का उपभोग करते थे। इस प्रकार क्या है, जीवन क्या था, अस्त व्यस्त था, शक्तिशाली व्यक्तियों का ही बोलबाला था। इसके पश्चात हमने किया यानी किन परिस्थितियों से तंग आकर मनुष्य ने समझौता किया। ये आप नोट कर लेना ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। किन परिस्थितियों से तंग आकर मनुष्य ने समझौता किया। यानी क्या था, यानी परिस्थितियां क्या थी, यानी अराजकता का बोलबाला था, भय का बोलबाला था, शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने अधिकारों का प्रयोग करते थे। यानी इन परिस्थितियों से तंग आकर मनुष्य ने एक स्थान पर एकत्रित होकर यानी समझौता किया। यानी क्या है, इस अराजक प्रवृत्ति को त्याग कर उन्होंने राजा की स्थापना की कल्पना की। यानी आगे क्या है, यानी भय की परिस्थिति और अराजकता की और शक्तिशाली का बोलबाला था। इन परिस्थितियों को दूर करने के लिए क्या है, मनुष्य ने समझौता किया। समझौता या यूं कह सकते हो व्यक्तियों ने समझौता किया किसके विरुद्ध, अराजकता की प्रवृत्ति को त्यागने के लिए। अराजकता की प्रवृत्ति को त्यागने के लिए और अपने अधिकारों के उपभोग के लिए। और समझौता क्या था, प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से किया। समझौता क्या था, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से किया। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से
किया। और यानी क्या है, इस अराजक प्रवृत्ति को, है की प्रवृत्ति को, यानी शक्तिशाली का बोलबाला था, मनुष्य न्याय की प्रवृत्ति को त्यागने के लिए यानी मनुष्य परेशान हो गए और उन्होंने यानी क्या है, समझौता किया। समझौता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से किया। और इसके पश्चात क्या है, छठा पॉइंट हमारा क्या होगा, यानी समझौते के पश्चात संप्रभु यानी राजा की स्थापना की। होप्स का संप्रभु क्या था, निरंकुश था। यानी क्या है, यानी उसने क्या कहा था, होप्स ने कहा था कि अगर संप्रभु यानी क्या है, हम ये कह सकते हैं कि हमने होप्स के यानी जो हमारा पाश्चात्य राजनीतिक विचार है उसमें हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। होप्स के संप्रभुता सिद्धांत का विवेचन कीजिए, और दूसरा होप्स के व्यक्तिवादी सिद्धांत का विवेचन कीजिए, और तीसरा होप्स के यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत का, यानी होप्स का समझौता सिद्धांत क्या था और उसकी आलोचना कीजिए। तो ये क्या है, निरंकुश संप्रभु की कल्पना क्यों की थी, क्योंकि होप्स का मानना था कि राजा को ऐसी शक्तियां प्रदान कर देते पर ही यानी क्या है, वो राज्य के प्रति जनता की भक्ति और क्या है, इस अराजक व्यवस्था का अंत कर समानता की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसके साथ ही होप्स ने यह भी कहा कि यानी व्यक्ति ने राजा की उत्पत्ति किस लिए की है, आत्मरक्षा के अधिकार के लिए। यानी मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, निरंकुश राजा की समझौते द्वारा उत्पत्ति की, और अगर वह आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति को नहीं दे पाता तो जनता को क्रांति करने का अधिकार है। ये तो था हमारा होप्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को हमने 6 पॉइंटों में बांटा। यानी मानव स्वभाव कैसा था, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, किन परिस्थितियों से तंग आकर मनुष्य ने समझौता किया, यानी अराजकता की प्रवृत्ति, भय का बोलबाला और शक्तिशाली का हित साधनी इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी फिर मनुष्य ने इस अराजक व्यवस्था को दूर करने के लिए समझौता किया। समझौता क्या था, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से किया, और समझौते के पश्चात निरंकुश संप्रभु की स्थापना हुई। और क्या है, राजा जनता के हित में कार्य करेगा, और यानी जनता को आत्मरक्षा का अधिकार है, और अगर राजा क्या है, जनता को आत्मरक्षा के इस अधिकार से वंचित करता है तो जनता को उसके विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार है। तो आप ये इस 6 पॉइंट के द्वारा होप्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझ सकते हो। अब हम आगे यानी करेंगे होप्स के समझौता सिद्धांत की आलोचना। हमारा आज का क्वेश्चन बनता है, होप्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। अब ये ध्यान रखना, कई बार समझौता सिद्धांत को अनुबंधवादी सिद्धांत भी पेपर में आ जाता है, तो आप पजल मत होना, समझौता और अनुबंधवादी एक ही चीज है। अनुबंधवादी या समझौतावादी, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अनुबंधवादी आ जाए तो भी आपको ये समझौता ही करना है, समझौतावादी विचार यानी सिद्धांत आ जाए तो भी आपको ये करना ही है। सॉरी, तो अब हम आज करेंगे आगे इसकी समझौता सिद्धांत की आलोचना। यानी प्रत्येक सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, तो आज हम इसकी विपक्ष में चर्चा करेंगे यानी आलोचना करेंगे। इसमें क्या है, राजनीति के संबंध में होप्स की सबसे प्रमुख पुस्तक कौन सी थी, लेवायथन या लेवियाथन। कहीं लेवायथन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं लेवियाथन। तो क्या है, लेवायथन, जिसमें क्या है, होप्स ने यानी अपने समझौता सिद्धांत और उनके बारे में विस्तृत रूप से विवेचन किया है। 1651 में प्रकाशित होते ही उसके आलोचक सबसे सामने आ गए। यानी क्या है, हम इसकी स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, यानी 1651 में जब प्रकाशित हुई तब से ही इसकी आलोचना स्टार्ट होगी। तो आपको स्टार्टिंग इस पुस्तक लेवायथन से करनी है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे कि ब्रेमहिल ने उपहास करते हुए इसे सीधे कुत्ते का खेल कहा है, जो सभी चिन्हकारियों और रट्टों को समर्पित कर देगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि
यानी उसने कहा कि मानव ऐसा है जो निरंतर लड़ता झगड़ता रहता है, ईर्ष्यालु है, संघर्षशील है, वह निरंतर युद्ध की स्थिति में रहता है, निरंतर युद्ध की स्थिति में रहता है। और क्या है, गंदा है, बर्बर है, ठीक है, और क्या है, निरंतर संघर्षशील रहता है और अपने हित के बारे में ही सोचता है। तो ये हॉब्स ने यानी मनुष्य का एक पक्ष ही देखा। इस संबंध में उसने कहा कि यानी सबसे पहली इसकी आलोचना यह है कि मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांकी। पहला हमारा पॉइंट है मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांकी। जब हमने इसके पक्ष में तर्क पढ़े तो क्या पढ़ा, यानी इसने मानव स्वभाव का एक ही पक्ष रखा, यानी क्या है, मानव स्वभाव गंदा है, बर्बर है, क्षणिक है, उसमें क्या है, पार्श्विक प्रवृत्ति है और पार्श्विक प्रवृत्ति का है और क्या है, निरंतर संघर्षशील है। ऐसी कल्पना हॉब्स ने की थी। तो इसके यानी आलोचना हम ऐसे करेंगे कि मनुष्य ने यानी क्या है, हॉब्स ने मानव स्वभाव का एक पक्षी देखा यानी बुरा पक्षी देखा, जबकि मनुष्य में अच्छाइयों का भी विकास होता है, उसमें दया और नैतिकता की भावना भी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मनुष्य निरंतर लड़ता झगड़ता रहता और क्या है, अराजकता की व्यवस्था होती तो सृष्टि कब की खत्म हो गई होती। यानी हम आगे करेंगे कि हॉब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण किया असामाजिक, एकांकी और पतित रूप में किया है, जो नितांत त्रुटिपूर्ण है। यानी वास्तव में मानव जीवन कितना अधिक क्या है, विभिन्न भावों का सम्मिश्रण है और इसी तरह हॉब्स की तरह दुर्गुणों का भंडार ही नहीं कहा जा सकता। यानी हॉब्स ने क्या कहा है, मानव स्वभाव के दुर्गुणों का ही बुरा पक्ष ही रखा है, जबकि मानव में अच्छाइयां भी होती है। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि यानी हम इस संबंध में एक कैटलिन की परिभाषा और कर लेते हैं कि हॉब्स के पूरे दर्शन का अधिकांश भाग, कैटलिन की परिभाषा है हॉब्स के बुरे दर्शन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, यानी हॉब्स के जो एकांकी और पार्श्विक प्रवृत्तियों संबंधी मानव स्वभाव संबंधी उनकी जो धारणा है वो क्या है, यानी उसके बुरे मनोविज्ञान के कारण है। प्रमुख कारण हॉब्स के बुरे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, बुरे मनोविज्ञान के कारण है। यानी हम कह सकते हैं कैटलिन की परिभाषा में, यानी हॉब्स के विचार मानव स्वभाव के बारे में कैसे हुए, एकांकी कैसे हुए, उसने मनुष्य को गंदा, बर्बर और क्या है, झगड़ालू प्रवृत्ति का क्यों कहा, क्योंकि हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि उनके बुरे मनोविज्ञान भी इसमें प्रमुख कारण रहा है। इसके साथ ही हम दूसरा पॉइंट करेंगे, यानी समझौता नितांत अतार्किक। दूसरा हमारा पॉइंट आलोचना का समझौता अतार्किक।
यानी समझौते का हम अतार्किक इस प्रकार कह सकते हैं कि ये आलोचना चल रही है अभी। यानी अतार्किक कैसे है, यानी एक तरफ तो क्या है होप्स मनुष्य के स्वभाव को झगड़ालू प्रवृत्ति का, और क्या है निरंतर पार्श्विक प्रवृत्ति का, यानी मारकाट का बोलबाला था, यानी क्या है शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने हित का साधन करते थे, दया की भावना बिल्कुल नहीं थी। और उसके पश्चात यानी वो समझौते की बात करता है, वही प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से किया, यानी क्या है जब मनुष्य यानी ऐसा यानी झगड़ालू प्रवृत्ति का था और आलसी था, और यानी क्या है निरंतर लड़ता झगड़ता रहता था, उसमें नैतिकता का अभाव था, तो ऐसे में उसमें एकदम से यानी समझौते करने की भावना का विकास कहाँ से हो गया। इसी को हम आगे पढ़ेंगे। यानी होप्स का समझौता सिद्धांत इस दृष्टि से भी नितांत अतार्किक है कि यानी अतार्किक यानी हम इसको सही नहीं कह सकते कि उसने प्राकृतिक अवस्था में परस्पर संघर्ष व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के आधार पर यानी राज्य की स्थापना की है। वही बात है कि यानी क्या है उसने क्या है व्यक्तियों में परस्पर समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया। हम क्या कहेंगे, समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है। तो यानी क्या है हम इसको अतार्किक इस आधार पर भी कह सकते हैं कि यानी मनुष्य में यानी इतनी कमियां होने के बावजूद मनुष्य में समझौते करके राज्य की उत्पत्ति और सबके बारे में सोचने की यानी नैतिकता के विकास की ये भावना कहां से आ गई। क्योंकि एक तरफ तो होप्स कहता है कि मानव स्वभाव क्या है झगड़ालू है और वो केवल अपना ही देखता है, इसमें परमार्थ यानी स्वार्थ की भावना का विकास करता है, तो उसमें परमार्थ की भावना कहां से आ गई जब मनुष्य इतना अधिक झगड़ालू प्रवृत्ति का था। इसके साथ ही हम करेंगे कि यानी कई आलोचकों का कहना है कि होप्स की प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले दानवों के लिए कानून प्रिय तथा विनम्र नागरिक बनना असंभव है। यानी उन्होंने मानव की तुलना यानी होप्स का जो प्राकृतिक अवस्था का जो होप्स ने चित्रण किया है उसको किसकी संज्ञा दी है, दानव की। ठीक है, दानव की यानी उनमें क्या है यानी समझौते की और क्या है कानून पालन और कर्तव्य की भावना, कानून पालन और कर्तव्य की भावना का विकास कैसे हो गया यह समझना नितांत ही भ्रमपूर्ण लगता है। इसके साथ ही यानी उसने कहा कि होप्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था है, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं। यानी क्या है संघर्ष की अवस्था है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ता झगड़ता रहता है। यानी हमने कहा आपको बताया कि मत्स्य न्याय की स्थिति थी, मारकाट का बोलबाला था, जिसके पास शक्तियां थी वही अपने अधिकारों का उपभोग करता था। ऐसे में क्या है मनुष्य समस्त के विरुद्ध युद्ध में रहता था। यानी क्या है प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध की स्थिति में रहता था। यानी इस समय यानी हम ऐसे कैसे मान सकते हैं कि इस प्रकार के गुणों से विभूषित दानव रूपी मानव यानी क्या है यानी जो झगड़ालू प्रवृत्ति का और केवल अपना ही हित सोचने वाला दानव रूपी मानव एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं जिसमें उनकी पूर्ण स्थिति एकदम विपरीत हो जाए। यानी क्या है वो पशु से क्या हो जाए कानून का पालन करने वाला हो जाए। यानी क्या है वो दानव प्रवृत्ति से एकदम विपरीत परिस्थिति में कैसे आ सकता है, और जहाँ जिसमें उसकी पूर्ण स्थिति एकदम विपरीत हो जाए और जहाँ युद्ध के स्थान पर शांति का साम्राज्य हो। यानी हम कह सकते हैं कि युद्ध के स्थान पर शांति का साम्राज्य हो, एकदम से परिस्थितियों में परिवर्तन और मानव सोच में परिवर्तन कैसे हो सकता है, यह होप्स की आलोचना का एक प्रमुख केंद्र है। और इसमें यानी आगे उसने कहा है कि एक हबसी अपना रंग बदल सकता है, उसी प्रकार एक रक्त का प्यासा व्यक्ति जिसका वर्णन होप्स ने किया। यानी क्या है मारकाट का बोलबाला, यानी आप कह सकते हो मत्स्य न्याय की
प्रारंभ में किया वह एक शांतिप्रिय श्रमिक नहीं बन सकता। यानी हम यह कहकर होब्स के विचारों की आलोचना कर सकते हैं कि यानी एक पार्श्विक प्रवृत्ति वाला दानव एक मित्र कैसे बन सकता है। यानी क्या है, दानव मित्र कैसे बन सकता है। यानी पार्श्विक और दानविक प्रवृत्ति वाला यानी मित्र कैसे बन सकता है। इसके आगे ही यानी हम करेंगे तीसरी हमारी आलोचना है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक। यानी क्या है, प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था का होब्स ने जो चित्रण किया है वो क्या है, अवास्तविक है और सत्य से परे है। यानी होब्स के द्वारा किया गया प्राकृतिक अवस्था का चित्रण ऐतिहासिक तथ्य या युक्ति के विरुद्ध है। यानी इतिहास कभी नहीं बताता कि मनुष्य इतना बर्बर झगड़ालू और क्या है, पार्श्विक प्रवृत्ति का था। अगर ऐसा होता तो क्या है, यानी आगे दुनिया बढ़ती ही नहीं, यानी युद्ध के द्वारा उसका विनाश हो जाता। मानव शास्त्र और इतिहास हमें बताते हैं कि मनुष्य सबका सबसे युद्ध की अवस्था में, यानी होब्स ने प्राकृतिक अवस्था में कहा है कि यानी क्या है, युद्ध की स्थिति थी, सब एक दूसरे से यानी युद्ध करने की स्थिति में थे, पार्श्विक प्रवृत्ति थी। यानी ऐसा इतिहास कभी नहीं रहा है। यानी इतिहास हमें बताता है प्राचीन समाज की इकाई व्यक्ति नहीं वरन कुटुंब या कुल हुआ करते थे और व्यक्ति रूढ़ियों रीति रिवाजों के बंधनों में जकड़ा हुआ था। यानी क्या है, मनुष्य कभी भी स्वतंत्र नहीं था और वह रूढ़ियों और रीति रिवाज में क्या था, जकड़ा हुआ था। रूढ़ियों व रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि वह बंधनहीन नहीं था, जैसा कि होब्स ने कल्पना की थी। यानी क्या है, उस पर भी नियंत्रण था और निरंतर युद्ध की स्थिति नहीं थी। और क्या है, आगे हम अगला पॉइंट करेंगे समझौते की शर्तें अबुद्धि संगत। चौथा पॉइंट हमारा है समझौते की शर्तें जो प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से किया। समझौते की शर्तें क्या थी, अबुद्धि संगत थी। एक तरफ तो होब्स यह कहता है कि मानव स्वभाव क्या है, उसने निरंतर युद्ध की स्थिति में रहता है, अपने हित के बारे में सोचता है और मारकाट का बोलबाला था, मनुष्य न्याय की स्थिति थी। ऐसे में क्या है, मनुष्य में समझौते की, मनुष्य इतना अधिक यानी बुद्धि युक्त कब हो गया, यानी कि उसमें समझौते की भावना आ गई और क्या है, यानी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना का विकास हो गया। यानी हम करेंगे, यानी होब्स के समझौते की शर्तें भी बुद्धि संगत नहीं है, क्योंकि लोग बिना किसी शर्त के अपने अधिकार एक व्यक्ति या एक सभा को दे डाले, जिसका परिणाम हुआ कि निरंकुश राजा की स्थापना होगी। यानी हमने पहले वाले पॉइंट में पढ़ा कि होब्स के समझौते द्वारा क्या है, निरंकुश राजा की कल्पना की, जिसमें नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है और मानवीय बुद्धि में यह स्वभाव प्रतीत नहीं होता कि कोई भी प्राणी इस प्रकार अपने अधिकार बिना किसी शर्त के यानी किसी दूसरे व्यक्ति को देकर दासता के बंधन में खुद को ही बांध ले। यानी क्या है, हम यह नहीं कह सकते कि यानी होब्स ने क्या किया, यानी समझौते के पश्चात क्या है, निरंकुश संप्रभु की स्थापना की। निरंकुश संप्रभु की स्थापना की। यानी हम ये कैसे कह सकते हैं कि होब्स
समझौते के द्वारा यानी क्या है, निरंकुश संपर्कों की स्थापना की और बिना सोचे समझे अपने अधिकार क्या है दूसरे व्यक्ति को सौंप दिए। इसके साथ ही हम आगे करेंगे कि और उसने ठीक ही कहा है कि मनुष्य के विवेक पर संदेह होता है और हम प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति इतने मूर्ख थे कि वे लोमड़ियों तथा जंगली बिल्लियों की शरारतों से तो बचने की फिक्र करते रहे और इस अवस्था से संतुष्ट थे और अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते थे जो जब उन्हें शेर उन्हें निगले जा रहा हो। यानी क्या है, वो जंगली बिल्लियों और क्या है भेड़ियों से तो डरते रहे और जो शेर उनको निगल जाएगा उसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। यानी मनुष्य इतना विवेकहीन कब हो गया, यानी एक प्रकार के घर से निकलकर दूसरे प्रकार के गर्त या गड्ढे में जा गिरा, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार समझौते की हॉब्स के समझौते की शर्तें हमें बुद्धि संगत या न्याय संगत नहीं लगती। अगला पॉइंट हम करेंगे राज्य संबंधी धारणा में रचनात्मकता का अभाव।